हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी अमित कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे क्योंकि और ये आपका बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बोर्ड्स एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है ये चैप्टर। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस, ये क्या होता है। तो हमारे सराउंडिंग में सबसे पहले हम अपने सराउंडिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत तरह का चेंज देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ को बोला जाता है फिजिकल चेंज और कुछ को बोला जाता है केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि हमने पेपर को फाड़ दिया, ठीक, तो पेपर को फाड़ देंगे तो पेपर का फाड़ना आपका होता है फिजिकल चेंज, क्योंकि हम लोग पेपर को जब फाड़ देंगे एक या दो पार्ट्स में तो उसको हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हम उसी पेपर को जला देंगे, ठीक है, तो उस पेपर को जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, तो हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे केमिकल चेंज। यानी जो फिजिकल चेंज होता है, अगर किसी में फिजिकल चेंज पाया जाता है इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकता है, लेकिन अगर किसी में केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता है। और जैसे आपका मकान बनता है, घर बनता है, तो आयरन का रॉड आता है घर बनने के समय। तो जो आयरन का रॉड आता है तो जब वो स्टार्टिंग में आता है तो उसमें एक अलग तरह का शाइनिंग होता है, लेकिन जब कुछ समय के लिए उसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे उसके कलर में चेंजिंग देखने को मिलता है और उसका जो रंग है धीरे धीरे रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है वो कैसे हुआ, तो वो हुआ आपका केमिकल चेंज के कारण। वहाँ पे केमिकल चेंज क्या हुआ, तो वहाँ पे हुआ केमिकल रिएक्शन। वहाँ पे क्या हुआ केमिकल रिएक्शन। वो जो आयरन का रॉड था वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट था आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट था और आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो आयरन का रॉड उसके साथ मिलकर रिएक्शन कर लेता है और एक नया तरह का कंपाउंड बना लेता है। तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है क्या केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में होता ये है कि केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में आपका डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और more substances transformed into न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शंस का आपका डिफिनीशन होगा कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, बदल जाएंगे किसमें, नए सब्सटेंस में, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, केमिकल रिएक्शंस। अब है यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशंस, क्या लिखा हुआ है इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे उसको। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है, तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके हर जगह नहीं दिखा सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस को हम लोग प्रैक्टिकल करके हर जगह नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसी केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस करने के लिए हम लोग को इक्विपमेंट चाहिए तरह तरह का, और केमिकल रिएक्शन जो है आपका केमिकल लैब में ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग हर जगह करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग सिंबल और फॉर्मूला के मदद से, सिंबल और फॉर्मूला के मदद से किसी के भी सामने लिख कर उसे बता सकते हैं, उसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के मदद से लिख कर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है।
ये एक तरह क्या चाहिए आपका केमिकल रिएक्शन है। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक। अब इसको हम लोग, ये आपका केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सिंबल और फॉर्मूला के मदद से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, केमिकल इक्वेशन। ये आपका सिंबल हो गया कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, और ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है आपका केमिकल इक्वेशन है। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसका दो साइड हो, कितना साइड हो, दो साइड, एक LHS और एक RHS। तो इसमें भी आपका कितना साइड है, दो साइड। एरो के इस साइड है LHS और उस साइड क्या है, RHS। तो जो LHS है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो RHS है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कहाँ होगा, हमेशा राइट हैंड साइड होगा। तो रिएक्टेंट हम किसको बोलेंगे, तो रिएक्टेंट हम उसे बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और वही रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का डिफिनीशन हो जाएगा द सब्सटेंसेस which take part in the reaction। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या हिस्सा लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका होता है आपका, एक तरीका को बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन और एक को बोलते हैं हम लोग सिंबल इक्वेशन। तो ये जो ऊपर लिखा गया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वर्ड इक्वेशन। और जो नीचे लिखा गया है इसको हम लोग बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल इक्वेशन। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन और जो नीचे लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। और ये रहा आपका रिएक्टेंट का डिफिनीशन और ये हुआ आपका प्रोडक्ट का डिफिनीशन, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस का डिफिनीशन क्या होगा, तो केमिकल इक्वेशंस का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ इस साइड। केमिकल इक्वेशंस का डिफिनीशन लिख देता हूँ इस साइड कि केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन जो है वो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शंस का। मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग केमिकल इक्वेशन सिंबल के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
तो इतना आप लोग को समझ में आ गया हो कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो रिएक्टेंट आपका हमेशा कहाँ होगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होगा, प्रोडक्ट कहाँ होगा, हमेशा आपका राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है आप, एक क्या है आपका वर्ड इक्वेशन और दूसरा क्या है आपका सिंबल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग ये हमारा क्या है केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन जो है दो तरह का होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे। तो जैसे आपके सामने ये देखिए, अच्छा इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, इसे पूरा क्लीन कर देते हैं। देखिए एक होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लेते हैं Mg+O2, तो ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है, अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो चेक करते हैं इसको कि तो चेक कैसे करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम दोनों साइड कंपेयर करना है। अगर जिस एलिमेंट का एटम को हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे उसी एलिमेंट का एटम को हम प्रोडक्ट साइड भी चेक करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग और ऐसे करके हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नीशियम का है हमारे पास कितना एटम है, तो मैग्नीशियम का हमारे पास एक एटम है, ठीक है। उस साइड चेक करेंगे कि मैग्नीशियम का कितना एटम है, तो इस साइड भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो मैग्नीशियम का एटम जो है बैलेंस है। अब चेक करते हैं कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे दो एटम है। उस साइड चेक करते हैं कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर दो एटम है और इधर एक एटम है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो हम लोग को ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अच्छा आप लोग को पहचानने तो आता होगा कि हम मतलब आप लोग को पता करने के लिए तो आता होगा कि हाँ नंबर ऑफ एटम कैसे चेक करते हैं। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए कि x जो है किसी एलिमेंट का सिंबल है, ठीक। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा और जो नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे यहाँ पे O2 लिखा हुआ है तो हम लिख दिए ऐसे 7O2। क्या लिख दिए, 7O2। तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 14। तो 14 जो हुआ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम हुआ, टोटल नंबर ऑफ एटम हुआ किसका, ऑक्सीजन का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2। क्या लिखा हुआ है, Cl2। तो यहाँ पे पूछेगा कि क्लोरीन का कितना एटम है, यहाँ पे पूछेगा कि क्लोरीन का कितना एटम है। तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है और यहाँ पे आपका 2 है, तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 एटम है। अब यहाँ पे लिखा गया है 2C। क्या लिखा गया है, 2C। तो यहाँ पे पूछेगा कि कार्बन का कितना एटम है,
तो यहाँ पे भी कार्बन का कितना एटम है, 2 ही एटम है। कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है, छिपा हुआ है। तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एटम आ जाएगा, यहाँ पे 2 एटम आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम चेक करते हैं। एक हम बता दें, शायद किसी को ना आता हो तो वो समझ जाएगा देख के। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, यहाँ इस केमिकल इक्वेशन पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट साइड जो है आपका 2 एटम है और आपका प्रोडक्ट साइड कितना एटम है, 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो हमको ऑक्सीजन को 2 बनाना है। क्या बनाना है, 2 बनाना है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का 2 एटम है और उधर 1 एटम है, तो हमको उधर 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ पे 2 लगा दिए, चलिए ऑक्सीजन 2 बन गया, तो नहीं, ये क्या है, गलत है। अब ये नहीं करना है कि ऐसे बीच में डाल दिए 2 तो ऑक्सीजन 2 बन गया, तो ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि हमने कुछ बच्चे को करते देखा है ऐसे, इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको, शायद आप लोग भी कोई ट्राई करें। तो यहाँ ये दोनों तरीका गलत है, ये ऐसे नहीं करना है। ये आपका फॉर्मूला का ऐसे डायमेंशन ही बदल जाएगा। हमको सिंबल या फॉर्मूला के पहले, सिंबल या फॉर्मूला के पहले नंबर को लिखना है, ठीक है। ये कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे 4x लिखा हुआ है तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, तो x का कॉफिशिएंट 4 हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा दिए तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये आपका मैग्नीशियम के लिए भी आया है, और ये 2 जो है ये आपका ऑक्सीजन के लिए भी आया है, ये दोनों के लिए भी आया है। ये आपका मैग्नीशियम के लिए भी आया है और ये आपका ऑक्सीजन के लिए भी आया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका कितना एटम हो गया, 2 × 1 कितना एटम, 2 एटम हो गया। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो आपका अनबैलेंस हो गया। मैग्नीशियम का इधर कितना एटम था, 1 एटम। अब उस साइड कितना एटम हो गया, उधर, इधर आपका मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया। तो इधर भी मैग्नीशियम का हमको 2 एटम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम भी क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, इसको हम एक तरीके से और बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तरीका है, ये जो तरीका हम लोग, जिस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो एक तरीका और है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, और वो तरीका क्या है, मतलब तरीका वही है, बस दिमाग थोड़ा सा अलग भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग चेक किए कि मैग्नीशियम का इस साइड 1 एटम है, उस साइड चेक करेंगे तो इस साइड ही मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1 ही एटम है। मैग्नीशियम का एटम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन का इस साइड 2 एटम है और इस साइड ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। कितना एटम है, 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास 2 रास्ता था, या तो हम 1 को 2 कर दें, तो हम यहाँ पर 1 को 2 किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 को 1 कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 2 को हम 1 कैसे करें, 2 को हम 1 कैसे करें, तो इसको हम इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 आपस में कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम था, वो कितना बन जाएगा, 1 एटम। तो यहाँ पे 1/2 लगा दिए, क्योंकि हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है और यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 1 एटम हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम फ्रैक्शन में ना रखें,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे और उसका एलसीएम से सारे एलिमेंट का एटम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आपका एक ही देखने को मिल रहा है, क्या है 1/2, 1/2 देखने को मिल रहा है, और आपका डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो 2 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2mg, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा O2, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2mgO। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2, 2 गया तो 1 बच गया, है ना, तो 1 तो लिखते नहीं है। तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया, देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बैलेंस, ठीक है। तो ये आपका पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, फिर हम इसको क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। तो सवाल ये है कि हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो हमारे जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हें किनको बोला जाता है, लेवोजियर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो वो एक लॉ दिए थे, क्या था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो है हमारा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। तो जो मास है हमारा वो क्या रहेगा, हमारा कंजर्व रहेगा। मतलब जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट का मास था और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट का मास था वो दोनों क्या था, सेम था, ठीक है। लेकिन जब हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, तो यहाँ पे जो है रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप इसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे Mg + O2 MgO, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जांपल है Mg + O2 क्या है, मतलब मैग्नीशियम का रिबन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम, अब ये केमिकल इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, ठीक। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट, अब आप चेक कीजिए खुद, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है कि नहीं है। तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 56। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा 24। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है, यहाँ पर एक एटम है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40। तो देखिए रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास से क्या है, अलग है। तो यानी ये जो है केमिकल इक्वेशन वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आप लोग हम बैलेंस करके दिखा दिए हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर अगर चेक किया जाएगा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 एटम है तो मैग्नीशियम का एक एटम का मास होता है 24, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32। और यहाँ भी मैग्नीशियम का 2 एटम है तो 2 एटम का मास 48। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 2 एटम है तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32। यहाँ जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 8 × 2 = 10, 4 × 3 = 7, 1 = 8।
तो यहाँ पे मास कितना है आपका 80, और इस साइड जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका उतना ही आएगा 80। तो इधर क्या हो रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज द इक्वेशन in which number of atoms of each element are equal on both sides of the equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन कहा जाए कि इट इज द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो केमिकल इक्वेशन है इसके दोनों साइड हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन लिखना है तो इसमें क्या करेंगे, इट इज द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम आर के बगल में बस क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जो होता है वो दोनों साइड इक्वल नहीं होता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे। जैसे Mg प्लस HCl ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपका अनबैलेंस्ड है। ठीक है, कैसे, क्योंकि मैग्नीशियम का इधर है, अगर आपको चेक करना है कि अनबैलेंस है या बैलेंस है तो क्या करेंगे, हम लोग हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम को दोनों साइड चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर हर एलिमेंट का एटम दोनों साइड इक्वल आया इसका मतलब केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस है, अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का यहाँ पे कितना एटम है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम है, तो हम इसी एलिमेंट का एटम को चेक करेंगे प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड चेक करते हैं तो मैग्नीशियम को यहाँ पे कितना एटम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, तो मैग्नीशियम जो है हमारा क्या है, मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को जब चेक करेंगे तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का दो एटम है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है इस साइड दो एटम है और इस साइड कितना एटम है, एक एटम है, तो हम एक को दो बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे दो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे दो लगा देंगे। तो ये जो दो हम लगाए यहाँ पे, ये जो टू आया पहले, ये जो कॉफिशिएंट बना इसका, तो ये टू जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी आता है और ये टू जो है यहाँ पे क्लोरीन के लिए भी आया है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब चेक करते हैं कि क्लोरीन कितना आइटम है, तो क्लोरीन इस साइड कितना आइटम है, तो क्लोरीन इस साइड एक आइटम है, रिएक्टेंट साइड, और जब प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो क्लोरीन कितना आइटम है, दो आइटम है।
तो क्या करेंगे कि हमको इधर 2 लगाना पड़ेगा, जो हम 2 लगा चुके हैं, तो हमारा क्लोरीन में क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। इस साइड भी क्लोरीन का 2 एटम है और इस साइड भी क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन पहले अनबैलेंस था और ये अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2 क्या बन जाएगा, H2O। H2 + O2 क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, तो H2 + O2 क्या बन गया, H2O। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है हमारा अनबैलेंस्ड है, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का इधर कितना एटम है, 2 एटम है और उस साइड भी हाइड्रोजन कितना एटम है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर भी 2 एटम है। लेकिन अगर देखा जाए ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम, तो ऑक्सीजन का इधर 2 एटम है और उस साइड ऑक्सीजन का कितना एटम है, उस साइड ऑक्सीजन का 1 एटम है। यानी ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या है हमारे पास, अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन का इधर 2 एटम है, उस साइड 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 को 1 बना देंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। तो यहाँ पे 1/2 लगा दिए, यानी ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम हो गया। कितना एटम हो गया, 1 एटम हो गया। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि इसे फ्रैक्शन से हटा दें तो क्या करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 से हम इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया, ये हो गया 2H2, ये हो गया O2 और ये हो गया 2H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा बैलेंस्ड है और ये भी हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, तो आज हम लोग समझें कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक, और बैलेंस क्यों करते हैं। तो ये जो हमारा तरीका था, जिस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए होंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।